हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ। तो बच्चों, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो तक सारे इलस्ट्रेशंस डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और एनपीओ के हम पूरे कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अब बारी है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आपको कोई भी परेशानी या दिक्कत नहीं होगी। चलिए सबसे पहला स्टेटमेंट देखते हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट शोज द रिसीट एंड पेमेंट ऑफ रेवेन्यू नेचर ओनली। तो बच्चों, ये तो कितनी ही गलत बात बोल दी है। हम सबको पता है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रेवेन्यू नेचर प्लस कैपिटल नेचर दोनों नेचर के ट्रांजैक्शंस आते हैं। हमें इससे मतलब नहीं है कि उसका नेचर क्या है, हमें मतलब है कि क्या पैसा गया है या पैसा आया है, तो वही हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आता है। ठीक है, भले ही वो पैसा हमें फिक्स एसेट्स को बेच के मिला हो, भले ही वो पैसा हमें कैपिटल रिसीट हो, कोई स्पेसिफिक डोनेशन का पैसा मिला हो, सब कुछ आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा। ठीक, तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स फॉल्स फॉल्स। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन इज नॉट अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू इनकम ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो कितनी गलत बात बोल दी इन लोगों ने। एनपीओ के लिए तो बच्चों हमने देख चुका है। ठीक है, वन ऑफ द सोर्स ऑफ रेवेन्यू इनकम क्या होता है? सब्सक्रिप्शन। जो मेंबर्स रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर इंटरवल्स पे एक तरीके का चंदा या डोनेशन देते रहते हैं, ठीक है, जिससे हमारा डे टू डे ऑपरेशंस चलते हैं एनपीओ के, ये हम देख चुके हैं। तो ये सब्सक्रिप्शन को ये बोलना कि वो रेवेन्यू इनकम का सोर्स नहीं है, तो ये तो बहुत ही गलत बात बोल दी, क्योंकि सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी आता है। दिखाते हैं कि नहीं सब्सक्रिप्शन को हम इनकम साइड में, तो ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। चलिए थर्ड, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शन। तो बिल्कुल सही बात बोली है, एक तरीके से वो कैश बुक ही है, कैश अकाउंट ही है। तो रिसीट एंड पेमेंट पूरी कैश ट्रांजैक्शन की समरी दिखाता है, कितना कैश आया, कितना कैश रिसीव हुआ, वो रिसीट साइड में आ जाएगा, कितना कैश गया पेमेंट साइड में, आपका पेमेंट साइड में सारा कैश जो गया है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल हो जाएगा क्या? ट्रू। ठीक, क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट है सरप्लस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स। तो वो क्या बोल रहा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर से जो आपको प्रॉफिट मिलता है, दैट इज जो सरप्लस आता है, उसको हम जो भी एनपीओ के मेंबर्स होते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो भाई ये एनपीओ है, पार्टनरशिप थोड़ी ना है जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करें। ये सब आप देखना, या पार्टनरशिप में पढ़ोगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ठीक है, तो पार्टनरशिप में जो भी प्रॉफिट होता है, जो बिजनेस प्रॉफिट कमाता है, वो सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन ये एनपीओ है, ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका सरप्लस जो है मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। ठीक है, वो कैपिटल फंड में जाके ऐड हो जाता है। अगर सरप्लस है, डेफिसिट है, तो कैपिटल फंड में से माइनस हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट सरासर गलत है, फॉल्स है। ठीक, नेक्स्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज इक्विवेलेंट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। तो वो बोल रहा है कि जैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही है, जैसे बिजनेस है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, एनपीओ हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। तो बिल्कुल सही है बच्चों, ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही एनपीओ के बताया था। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली एनपीओ का पीएनएल है एक तरीके से, इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स आर शोन एज इनकम। बिल्कुल, हम उसको इनकम साइड में दिखाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के। ठीक है, क्योंकि हमने रद्दी बेच के जो प्रोसीड्स आए हैं या जो ओल्ड न्यूज़पेपर को बेच के प्रोसीड्स आए हैं, वो हमारा इनकम की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, रेवेन्यू इनकम की तरह। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। क्लियर हो गया इतना? चलो नेक्स्ट, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट शोज टोटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो रिसीट एंड पेमेंट वो बोल रहा है कि वो दिखाता है कि आपका इनकम या एक्सपेंडिचर क्या है। तो ये पहले ही गलत बोल दिया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या है ये तो हमें कौन बताता है? हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।
रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या दिखाता है कि कितना कैश आया कितना कैश गया, ठीक है। तो कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट दिखाता है, ना कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट जो है वो हमारा कैश बेसिस पे होता है। तो कई सारे आउटस्टैंडिंग खर्चे या आउटस्टैंडिंग इनकम होती है जो ये कंसिडर नहीं करता, लेकिन वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर कंसिडर करता है, क्योंकि वो अक्रूवल बेसिस पे बनता है। आ रहा है समझ में? चलो, ओनली रेवेन्यू नेचर आइटम्स आर शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो सिर्फ रेवेन्यू नेचर के आइटम्स ही हमारे जो आते हैं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आते हैं। जो कैपिटल नेचर के होते हैं ट्रांजैक्शंस, वो हमारे सीधे सीधे कहाँ जाते हैं, बैलेंस शीट में। जैसे अगर आप असेट खरीदोगे तो असेट के खरीदने को आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाओगे, ठीक है। लेकिन वहीं पर, ठीक है, अगर आपका रिसीट एंड पेमेंट होता तो आप असेट के खरीदने को दिखाते, ठीक है, उसको पेमेंट साइड पे दिखाते। आ रहा है समझ में? तो इसीलिए रेवेन्यू नेचर के ही ट्रांजैक्शंस आते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, कैपिटल ट्रांजैक्शंस नहीं आते। असेट के खरीदने को हम सीधे कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट में। लेकिन हाँ, असेट को बेच के उस पर अगर प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो हमारा आ जाएगा कहाँ पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, ठीक है। तो ये हमें पता है कि रिसीट एंड पेमेंट में आपके कैपिटल प्लस रेवेन्यू नेचर क्या आता है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शंस आते हैं, ठीक। नेक्स्ट, तो ये स्टेटमेंट आपका हो जाएगा ट्रू। स्कॉलरशिप्स ग्रांटेड टू स्टूडेंट्स प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट इज डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो स्कॉलरशिप ग्रांट की है गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने आपको कोई स्पेसिफिक पर्पस से स्कॉलरशिप्स ग्रांट की गई हैं, उसको हम क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट करेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का बच्चों डेबिट साइड पे क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। तो अगर स्कॉलरशिप मिली है हमें स्टूडेंट्स को देने के लिए, तो क्या उसको आप डेबिट करोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में? नहीं, ठीक है, वो डेबिट थोड़ी ना होगा, ठीक है। अगर इसका हम स्पेसिफिक ग्रांट की तरह मानेंगे इसको, और उससे रिलेटेड खर्चा भी हुआ होगा, हमने स्कॉलरशिप बांटी भी होगी, तो उसको हम प्रॉपर एक गुल्लक बनाएंगे बैलेंस शीट में, ठीक है। और अगर ये जनरल स्कॉलरशिप्स हैं तो इसको हम इनकम साइड पे दिखाएंगे, दैट इज क्रेडिट साइड पे। तो ये तो स्टेटमेंट किसी भी हालत में गलत ही है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स। हमेशा खर्चे एक्सपेंडिचर ही हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड पे आते हैं। सारी इनकम्स जो है या प्रोसीड्स जो है वो हमारी इनकम साइड पे आएगी। क्लियर हो गया इतना? चलो नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो हम देख चुके हैं बच्चों, ऑनरेरियम मतलब कोई हमने चीफ गेस्ट बुलाया, उसको हम ऑनर करने के लिए कुछ अमाउंट पैसे दे रहे हैं, ठीक है। तो ऑनरेरियम हमारा रेवेन्यू नेचर का होता है, तो ये ट्रू है, ये हम देख चुके थे। एनी एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू स्पेशल फंड, स्पेशल फंड मतलब हमारी स्पेशल गुल्लक, तो कोई भी खर्चा जो हमारी उस स्पेशल फंड से रिलेटेड है उसको हम उसी स्पेशल फंड में से डिडक्ट करेंगे। तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, अगर हमारी किसी चीज़ की स्पेशल गुल्लक बनी हुई है तो जो भी हमारा खर्चा हो रहा है वो हम उस गुल्लक में से ही निकालेंगे, ठीक है, उसको हम उस स्पेशल फंड में से ही डिडक्ट करेंगे, ठीक है। क्लियर है इतना? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, अगर फिक्स्ड एसेट को बेचने पे लॉस हुआ है तो उसको हम डेबिट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अगर गेन हुआ है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, ठीक है। तो ये आपके सारे ट्रू एंड फॉल्स सारे कवर हो गए। बहुत कॉन्सेप्चुअल है ये सारी चीज़ें, अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़े तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसको रिव्यू कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रू और फॉल्स देख लिया, अब कुछ फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से आपको एग्जाम में आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी सॉल्व लिया हुआ है, बट हम डिस्कस करते जाएंगे एक एक पॉइंट, तो जिससे आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सबसे पहला बोला है उन्होंने, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज डैश ऑफ द ईयर्स डैश। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एक समरी है किसकी? ऑफ द ईयर्स कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, हमें पता है रिसीट एंड पेमेंट जो कैश एंड बैंक ईयर की कैश, एक साल के कैश या बैंक ट्रांजैक्शन जो होते हैं उसकी एक समरी है, ठीक। तो फर्स्ट वाला इजी है। नेक्स्ट, इन द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट receipts are shown on the dash side।
रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हमें पता है यहाँ रिसीट दिखाते हैं, यहाँ पेमेंट, तो रिसीट को हम डेबिट साइड पे दिखाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑन द डेबिट साइड। नेक्स्ट, क्रेडिट बैलेंस इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मीन्स, क्या बोल रहा है, ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, ठीक है, ये डेबिट साइड हो गया, ये क्रेडिट साइड हो गया। तो आपको ये पता होना चाहिए क्रेडिट बैलेंस मतलब ये नहीं कि क्रेडिट साइड का बैलेंस, नहीं, क्रेडिट बैलेंस मतलब कि क्रेडिट साइड भारी है डेबिट पे, तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ आ रहा है, तो ये बैलेंसिंग फिगर जो है इसको क्या बोलेंगे, क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट साइड का ग्रेटर होने के कारण यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। आया समझ में? तो इसका मतलब वो क्या बोल रहा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अगर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, मतलब यहाँ पे बैलेंस आ रहा है, उसका मतलब क्या है, क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन द डेबिट साइड, मतलब इनकम साइड इज ग्रेटर देन द क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर साइड। तो यहाँ पर देखो क्या आंसर हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मीन्स एक्सेस ऑफ इनकम, इनकम साइड एक्सेस है ओवर एक्सपेंडिचर, ठीक है, सिंपल है, ये भी सिंपल है। चलो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शोज ऑल डैश इनकम्स एंड डैश एक्सपेंसेस फॉर एन अकाउंटिंग ईयर। तो हमें पता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सारे रेवेन्यू इनकम और सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही आते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा रेवेन्यू, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बाय क्लब आर शोन इन द डैश साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो सब्सक्रिप्शन जो एडवांस में मिला है, ठीक है, इस साल ड्यू नहीं हुआ, अगले साल का हमें एडवांस में मिल गया है, तो वो क्या होता है, सर पे बोझ, उसको हम कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में, ठीक है, इजी है ये भी, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस याद रखो, ये वन टाइम फीस होती है, ठीक है, ये कैपिटल रिसीट होती है एक तरीके से। रिसीव्ड बाय अ क्लब इज शोन इन द डैश, तो हमें पता है क्योंकि कैपिटल रिसीट होती है, इसको हम सीधे कहाँ दिखाते हैं बच्चों, बैलेंस शीट में। और हम एक चीज़ और, बैलेंस शीट में कहाँ, इसको हम ऐड करते हैं कैपिटल फंड में, प्लस करके दिखाते हैं, ठीक है, यहाँ पे लाइफ मेंबरशिप फीस ऐड करते हैं, ठीक है, याद है। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। तो अगर आपका एक्सपेंस जो है वो ज़्यादा है इनकम से, ठीक है, तो आपका क्या आएगा, अगर एक्सपेंडिचर भारी है इनकम से तो आपका डेफिसिट आएगा, लॉस आएगा, ठीक है। तो उसको हम कैपिटल फंड से क्या एडजस्ट करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, इसको हम डिडक्ट करेंगे। सरप्लस होता मतलब इनकम अगर एक्सेस होता एक्सपेंडिचर से, उसको हम क्या करते, कैपिटल फंड में ऐड करते। लेकिन अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपका डेफिसिट आ रहा है, उस डेफिसिट को हम डिडक्ट करेंगे कैपिटल फंड से बैलेंस शीट में, ठीक। नेक्स्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर डैश एंटिटीज। तो हमें पता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सी एंटिटीज बनाती हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर बाय नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज, ठीक है। चलिए, अब वो बोल रहा है कि मैच फंड ऑफ 1000 एग्जिस्ट इन द बुक्स। तो मैच फंड करके एक गुल्लक है जिसमें 1000 रुपए हैं, फिर मैच एक्सपेंसेस जो आपके साल के दौरान हुए वो 1200 रुपए हुए, तो आप कितना अमाउंट जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करोगे। तो ये है बच्चों हमारी बैलेंस शीट, ठीक है, और ये है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। आपका मैच फंड, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ बच्चों, ठीक है, MF लिख रही हूँ। तो मैच फंड आपका 1000 रुपए, गुल्लक में 1000 रुपए हैं, लेकिन खर्चे हो गए बच्चों कितने, 1200 रुपए के। इसको यहाँ पे लिखती हूँ, हाँ। तो ये हमारा गुल्लक में 1000 रुपए हैं, ठीक है। तो ये पहले तो गुल्लक फोड़ के उसमें से पूरा खर्चा कर लेंगे, तो माइनस एक्सपेंसेस कितने, 1000 रुपए के पूरे एक्सपेंसेस हमने करे, और ये फंड हमारा, ये गुल्लक में कितना बैलेंस बचा, नील। यह आपने बैलेंस शीट में दिखा दिया, लेकिन हमारे टोटल खर्चे कितने के हुए, 1200। तो 1000 रुपए तो आप गुल्लक से फोड़ के एडजस्ट कर लोगे, 200 रुपए जो एक्स्ट्रा है उसको आप कहाँ दिखाओगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, दैट इज आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है NPO का, उसमें दिखाओगे। तो 2 मैच एक्सपेंसेस जो एक्सेस है 200 रुपीज़, वो आप यहाँ पे एक्सपेंडिचर साइड में दिखा दोगे। आ रहा है समझ में? तो इसलिए आप क्या आंसर लिखोगे यहाँ पे, मैच फंड ऑफ 1000 एग्जिस्ट इन बुक, मैच एक्सपेंसेस फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹1200,
ठीक है, तो एक्सेस जो 200 रुपीज है, ₹200 विल बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, तो इस चीज को बिल्कुल इमेजिनेशन के साथ आपको आंसर देना आना चाहिए। चलिए, कुछ भी रटना नहीं है। इफ एक्सपेंडिचर इज 16,000, अब वो क्या बोल रहे हैं, देखो ध्यान से, वो बोल रहे हैं कि अगर एक्सपेंस साइड जो है वो है 16,000 रुपए, ठीक है, टोटल जितने भी आपके खर्चे हैं वो 16,000 है, 16,000 के एक्सपेंसेस हैं, और सरप्लस है जो आपने कैपिटल फंड में जोड़ा है। तो सरप्लस हमारा बच्चों कहाँ आता है, 4,500 यहाँ पे आता है। ठीक है, यहाँ पे आपका सरप्लस आ जाता है जो आप कैपिटल फंड में जाके ऐड करते हो। ठीक है, सरप्लस मतलब प्रॉफिट, मतलब इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर। तो वो बोल रहे हैं कि आपकी इनकम कितनी होगी, मतलब आपका इनकम साइड कितना होगा। तो आप बहुत आसानी से आंसर दे सकते हो। कितना होगा बच्चों इनकम, टोटल 20,500 होगा। ठीक है, तभी तो 4,500 रुपए का एक्सेस इनकम जो है वो 4,500 रुपए से ज्यादा है, सरप्लस में है। ठीक है, किससे, एक्सपेंडिचर से। तभी आपका 16,000 प्लस 4,500 दैट इज 20,500 का इनकम होगा। उसमें अगर आप 16,000 रुपए का खर्चा करोगे तभी तो आपका 4,500 रुपए का सरप्लस बचेगा। ठीक है, जो हम बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में जाके ऐड करेंगे। आया समझ में? तो ये हमारे सारे फिल इन द ब्लैंक्स थे, बहुत सिंपल थे। एक बार देख लो, आप लोग भी रिव्यू कर लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। अब नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में है मैच द फॉलोइंग। ठीक है, तो बड़ा मजेदार है, कॉन्सेप्ट लगाना है, दिमाग लगाना है कि हमारा लेफ्ट साइड को कैसे आपको राइट साइड से मैच करना है। तो चलो देखते हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होगा, ऐड टू कैपिटल फंड, रेवेन्यू इनकम, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ओपनिंग बैलेंस शीट, रियल अकाउंट। हाँ, तो बच्चों हमने देखा है कि हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट। क्यों? क्योंकि उसमें हम उसको अक्रूवल बेसिस पे बनाते हैं। और रिसीट एंड पेमेंट जो है वो हमारा होता है रियल अकाउंट। तो उसमें एक्चुअली जो रियल में कैश आया, कैश गया, वो सारे ट्रांजैक्शंस हमारे इसमें आ जाते हैं। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा रियल अकाउंट। समझ में आया? सेकंड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किससे आप जोड़ सकते हो, देखो, ऐड टू कैपिटल फंड, रेवेन्यू इनकम, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ओपनिंग बैलेंस शीट, रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड इनकम। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम सारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस और रेवेन्यू इनकम लेते हैं। तो ये आपका सेकंड जो है वो आपका कनेक्ट हो जाएगा एफ से। ठीक है, लाइफ मेंबरशिप फी, तो लाइफ मेंबरशिप फी को देखते हैं क्या होगा, ऐड टू कैपिटल फंड। यस, ये बिल्कुल सही हो रहा है। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा आपका ए। लाइफ मेंबरशिप फी जो है उसको हम कहाँ करते हैं, कैपिटल फंड में जाके ऐड करते हैं, क्योंकि ये हमारा कैपिटल रिसीट है। सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन देखते हैं क्या है, रेवेन्यू इनकम हो जाएगा बच्चों सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन आपका रेवेन्यू इनकम हो जाएगा, दैट इज आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, क्लियर है इतना? चलो, स्पोर्ट्स क्लब, तो स्पोर्ट्स क्लब क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एनपीओ है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। और ओपनिंग कैपिटल जो है आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा कि ओपनिंग कैपिटल आपको कहाँ से मिल जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट से। तो बहुत ही सिंपल था ये भी। ठीक है, एक बार देख लो इसको, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तो ये आपके बहुत ही स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं बच्चों। ठीक है, इसलिए अगर आप अपने कॉन्सेप्ट शुरू से स्ट्रॉन्ग रखेंगे, ठीक है, सॉलिड रखेंगे, तो कभी भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस में गलती नहीं होगी। और ये क्वेश्चंस बहुत ही कम टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और बहुत ही इजीली आप इन क्वेश्चंस में मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए शुरू से मैं आपको ये कहती हूँ कि कॉन्सेप्ट्स ठीक रखिए और एमसीक्यूज को अच्छे से करके जाइए एग्जाम में। चलिए, तो देखते हैं सबसे पहला क्या है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन ए कैश बेसिस, बी टाइम बेसिस, सी अक्रूवल बेसिस या डी सेल्स बेसिस। तो हम सबको पता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को हम ए कैश बेसिस के हिसाब से प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, और अक्रूवल बेसिस पे क्या प्रिपेयर होता है हमारा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। चलिए, तो फर्स्ट हो गया। सेकंड, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस प्रिपेयर ए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट या बोथ ए एंड सी। तो बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट या पीएनएल अकाउंट तो बिजनेस एंटरप्राइजेस बनाते हैं। ठीक है, तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या प्रिपेयर करते हैं, आपका आंसर हो जाएगा ए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट तो आएगा ही नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आएगा ही नहीं।
ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट, द अकाउंट विच शोज क्लासिफाइड समरी ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ कैश बुक इन अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड। तो कैश बुक के जैसा कौन सा अकाउंट है एनपीओ में, हम सबको पता है रिसीट एंड पेमेंट, तो आपका इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। ठीक है, सी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है इतना? ठीक है, तो बहुत ही इजी लग रहे हैं बच्चों के क्वेश्चंस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू फॉर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के लिए ट्रू नहीं है? ठीक है, नॉट ट्रू। तो देखते हैं, इट इज अ समरी ऑफ कैश बुक, तो ये तो सही है। बी, इट रिकॉर्ड्स रिसीट एंड पेमेंट ऑफ रेवेन्यू नेचर ओनली। तो ये बच्चों आपको तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कि आपका आंसर हो जाएगा बी। क्यों ये स्टेटमेंट सही नहीं है? क्योंकि आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो रेवेन्यू नेचर एज वेल एज कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शंस दोनों को रिकॉर्ड करता है। तो आपका बी आंसर हो जाएगा कि ये स्टेटमेंट आपका दिस इज नॉट ट्रू फॉर द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस, अक्रूवल बेसिस, बोथ ए एंड बी, या सेल्स बेसिस। तो हमें पता है कैश बेसिस पे बनता है रिसीट एंड पेमेंट और अक्रूवल बेसिस पे बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स रिसीट एंड पेमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर बोथ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर ओनली, एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर ओनली, रिसीट ऑफ रेवेन्यू नेचर ओनली। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बच्चों इनकम और एक्सपेंस आता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर का ही आता है, कैपिटल नेचर का सीधे बैलेंस शीट में जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर ओनली आएगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, लेगेसी डोनेशन रिसीव्ड बाय एनपीओ टू बी यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पस इज अकाउंटेड एज। तो बच्चों कोई लेगेसी डोनेशन मिला और वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला, ठीक है, तो ये स्पेसिफिक डोनेशन हो जाएगा एक तरीके का। और स्पेसिफिक डोनेशन को हम किस तरह से ट्रीट करते हैं हमें पता है। आपका आंसर हो जाएगा बच्चों क्या, ए, कैपिटल रिसीट। ठीक है, तो या तो कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, असेट इज डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट, ये सब आपके बिल्कुल इररेलेवेंट हैं सारे ऑप्शंस। आपका सबसे सही ऑप्शन क्या होगा, ए, कैपिटल रिसीट की तरह हम ट्रीट करते हैं सारे स्पेसिफिक डोनेशन को। चलिए नेक्स्ट, लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव्ड बाय एनपीओ इज अकाउंटेड एज। तो हमें पता है लाइफ मेंबरशिप फी को कभी भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं ले जाते, उसको हम कैपिटल रिसीट की तरह मानते हैं और बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में जाके क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव्ड बाय एनपीओ इज अकाउंटेड एज रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट एंड असेट और मिसलेनियस रिसीट। तो आपका आंसर हो जाएगा सीधा सीधा बी एज अ कैपिटल रिसीट। चलिए नेक्स्ट, जयपुर क्लब हैज अ प्राइज फंड ऑफ 6 लाख। ठीक है, तो जयपुर क्लब करके एक एनपीओ है, उसका प्राइज फंड, उसकी गुल्लक है प्राइज फंड के नाम से, जिसमें 6 लाख रुपए हैं। इट इनकर्स एक्सपेंसेस ऑन प्राइजेस अमाउंटिंग टू 5,20,000। तो 5,20,000 का उसमें से एक्सपेंस होता है। द एक्सपेंसेस शुड बी, क्या करना चाहिए उन एक्सपेंसेस का, डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, presented on the asset side of the balance sheet, debited to income and expenditure account and presented on asset side of the balance sheet, or deducted from the prize fund on the liability side of the balance sheet। तो हम सबको पता है कि जब भी हम स्पेसिफिक, ये लाइबिलिटी है और ये असेट्स है, बैलेंस शीट है हमारी ये, तो लाइबिलिटी साइड पे हम स्पेसिफिक एक गुल्लक बनाते हैं। तो ये हमारी प्राइस फंड के नाम से गुल्लक रहेगी जिसमें 6 लाख रुपए हैं और उसमें से 5,20,000 हम एक्सपेंस को माइनस करेंगे और अपना बैलेंसिंग फिगर जो है दैट इज 80,000 को हम दिखाएंगे कि हमारी गुल्लक में बचा हुआ है। ठीक है, तो आपका सही आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा डी, दैट इट इज जो एक्सपेंस होंगे 5,20,000 के, उसको हम डिडक्ट करेंगे फ्रॉम द प्राइस फंड जो हम लाइबिलिटी साइड पे दिखाएंगे बैलेंस शीट की। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? चलो बहुत बढ़िया।
नेक्स्ट, टाइटल ऑफ द अकाउंट विच शोज सरप्लस और डेफिसिट ऑफ एनपीओ इज, तो वो कौन सा अकाउंट है जिसमें हम एनपीओ में सरप्लस या डेफिसिट निकालते हैं। तो जैसे हम बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं, वैसे ही हम एनपीओ में सरप्लस या डेफिसिट कौन से उसमें निकालते हैं, कैश बुक, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट या बैलेंस शीट। तो हम सबको पता है सही जवाब है बी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कितने इजी क्वेश्चन है बच्चों, देखिए। आइडेंटिफाई रेवेन्यू रिसीट फ्रॉम द फॉलोइंग, तो बता दो भाई इसमें से रेवेन्यू रिसीट कौन सी है। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, तो बिल्डिंग बनाने के लिए डोनेशन, मतलब क्या है ये, स्पेसिफिक डोनेशन, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल रिसीट। नहीं, ये नहीं है। लाइफ मेंबरशिप फी, तो लाइफ मेंबरशिप फी वन टाइम आपको मिलती है, ठीक है, और वो फ्यूचर तक के लिए होती है, क्लियर, तो ये आपका, ये भी कैपिटल रिसीट होता है। सब्सक्रिप्शन, तो जी हाँ, सब्सक्रिप्शन बच्चों जो है आपका, सब्सक्रिप्शन आपका रेवेन्यू रिसीट हो जाएगा, क्योंकि वो रेगुलर इंटरवल्स में मेंबर्स जो हैं वो देते हैं एनपीओ को, ठीक है, ताकि वो अपने डे टू डे ऑपरेशंस कर पाए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, सब्सक्रिप्शन। क्लियर है इतना, चलो नेक्स्ट। जनरल डोनेशन रिसीव्ड बाय एनपीओ इज शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, या असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो बोल रहे हैं कि जो जनरल डोनेशन होता है, जनरल डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन इज अ कैपिटल रिसीट, बट जनरल डोनेशन क्या है, रेवेन्यू रिसीट है, तो उसको आप कहाँ दिखाओगे, वो आपका जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा कि क्रेडिट साइड, डेबिट साइड तो एक्सपेंसेस आते हैं, क्रेडिट साइड क्या आएगा, जो आपको इनकम हुई है। तो जनरल डोनेशन क्या हुई है, इनकम, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ए, क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो ये आपका हो गया 12th। नेक्स्ट 13th, स्पेसिफिक डोनेशन रिसीव्ड बाय एनपीओ इज शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, और एज इज डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट। तो बच्चों स्पेसिफिक डोनेशन जो है वो तो कैपिटल रिसीट है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैपिटल रिसीट तो आते ही नहीं है, कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शंस तो आते ही नहीं है, तो ए और बी तो होगा ही नहीं। ठीक है, हमने देखा है स्पेसिफिक डोनेशन का हम अलग से बैलेंस शीट में जाके गुल्लक बनाते हैं, तो लाइबिलिटी साइड पे उसकी क्या बनेगी, गुल्लक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक डोनेशन को हम दिखाएंगे कहाँ पर, लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, क्लियर है इतना। नेक्स्ट है कंप्यूट रेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हमारा करेंट ईयर क्या हो जाएगा इससे, 20-21। ठीक है, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक का करेंट ईयर है, और हमें रेंट निकालना है। ठीक, आपको क्या क्या दिया है, 1/4/2020 मतलब ये आपका ओपनिंग या बिगनिंग ऑफ द ईयर का है, और 31/3/2020 आपका क्लोजिंग यानी एंड ऑफ द ईयर का है। ठीक है, चलिए, तो आपको ये सारी चीजें दी हुई हैं। रेंट पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 2,97,800। तो चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं बच्चों, रेंट आपने कितना पे किया। ठीक है, आपको तो ये ओरली करना है, मैं आपको क्लियर हो जाए इसलिए यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रही हूँ। तो 2,97,800 रेंट पे किया, ठीक है, प्लस इस साल के हमारे कौन कौन से रेंट हैं भाई, तो इस साल का, इनमें से इस साल का 14,000 है आउटस्टैंडिंग रेंट। तो आउटस्टैंडिंग रेंट एट द एंड ऑफ द ईयर ऐड करोगे कितना, 14,000, तो चलो 14,000 ऐड कर लेते हैं। और क्या ऐड करोगे, इन दोनों में से कौन सा ऐड करोगे, पिछले साल का जो प्रीपेड रेंट होगा वो इस साल से रिलेटेड है, तो ये भी हमारा इस साल का रिलेटेड है। तो प्रीपेड रेंट या एडवांस रेंट जो हमने पे किया था, ठीक है, ये एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, ये हम ऐड करेंगे 5,600। ठीक है, और माइनस क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट एट द एंड। ठीक है, क्योंकि सॉरी आउटस्टैंडिंग रेंट एट द बिगनिंग क्योंकि वो पिछले साल से रिलेटेड था, और माइनस करेंगे हमारा प्रीपेड रेंट एट द एंड। क्यों, क्योंकि वो अगले साल से रिलेटेड रेंट है जो हमने अभी पे कर दिया है। तो कितना है आउटस्टैंडिंग रेंट एट द बिगनिंग, 19,000 माइनस करेंगे,
और 10,400 माइनस करेंगे। चलिए तो अब आंसर निकाल लो कैलकुलेशन का। 2,97,800 प्लस 14,000 प्लस 5,600 माइनस 19,000 माइनस 10,400, तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 2,88,000। 2,88,000 है ये वाला, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन जो है 2,88,000 वो आपका हो जाएगा सही आंसर। क्लियर है इतना? चलिए, आ रहा है समझ में? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चूज एनपीओ फ्रॉम द फॉलोइंग। अब वो उन्होंने अलग अलग नाम दिए और बोला इनमें से बताओ कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो होगी जिसका प्रॉफिट कमाने का मोटिव नहीं होगा। ए, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हम सबको पता है, ठीक है। जो हमारे अंबानी जी हैं वो तो प्रॉफिट कमाने ही बैठे हैं, ठीक है, वो तो कुछ नॉट फॉर प्रॉफिट नहीं कर रहे हैं, तो ए तो नहीं होगा। इन्फोसिस लिमिटेड बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, ये भी कंपनी है और ये भी प्रॉफिट कमाने बैठी है, तो ये भी एनपीओ नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल भी जो होते हैं सब प्रॉफिट कमाने बैठे हैं, ये भी एनपीओ नहीं है। तो हमारा इंडियन हॉकी फेडरेशन जो है बच्चों, ये हमारी एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, आपका सही आंसर हो जाएगा सी, इंडियन हॉकी फेडरेशन। चलिए नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2021 इज 1,50,000। तो करेंट ईयर में आपको 1.5 लाख रुपए का सब्सक्रिप्शन मिला। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31 मार्च 2020, मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना था, 1 लाख। तो मतलब पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपको 1 लाख मिला है, तो 1.5 लाख में से 1 लाख माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 1.5 लाख मिला जिसमें से 1 लाख रुपए पिछले साल का था, तो वो हटा देंगे। तो इस साल से रिलेटेड कितना सब्सक्रिप्शन मिला आपको, 50,000, तो आपका आंसर हो जाएगा ए, 50,000। क्लियर है इतना? ठीक है, इजी है। चलिए आगे बढ़ रहा है। 17th, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्रेडिट परचेज फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो उन्होंने बोला है कि आपको इस इंफॉर्मेशन से क्रेडिट परचेज निकालनी है। तो बड़ा सिंपल है, ये क्रेडिटर्स अकाउंट है, ठीक है। आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 4600, जो कि आ जाएगा क्रेडिट साइड पे। क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आ जाएगा 11,800, ठीक है। तो ये ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिख लिए। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 पेमेंट मेड टू द क्रेडिटर्स इज ऑफ ₹56,800। तो एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। तो टू बैंक लिख के आप यहाँ पे लिख दोगे 56,800। तो अब लगाओ अकाउंट का टोटल कितना हो रहा है, 56,800 प्लस 11,800 कितना हो गया, 68,600। तो यहाँ पर हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 68,600 टोटल अकाउंट का आ रहा है हमारा। उसमें से माइनस करो 4600, तो आपका आ जाएगा 64,000, आपकी क्रेडिट परचेजेस आ गई, ठीक है। तो आपका बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो क्रेडिट परचेजेस हो जाएंगी। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, ये बच्चों हमारा 74,000 दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी, 64,000। क्लियर है इतना? ठीक है, तो 17th वाला भी क्लियर हो गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल रिसीट। तो इनमें से कौन सा कैपिटल रिसीट नहीं है, चलो देखते हैं। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, तो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए डोनेशन मिला, स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला, कैपिटल रिसीट है, हटाओ। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, तो बिल्डिंग बनाने के लिए जो फंड था उसके लिए डोनेशन मिला, ये भी स्पेसिफिक है, हटाओ। लाइफ मेंबरशिप फी, लाइफ मेंबरशिप फी वन टाइम रिसीट होती है और ये सालों तक चलती है, पूरी लाइफ टाइम के लिए रहती है, तो ये भी कैपिटल रिसीट है, इसको भी हटाओ। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डी, एंट्रेंस फीस आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। एंट्रेंस फीस आपकी कैपिटल रिसीट नहीं, रेवेन्यू रिसीट होती है। चलिए आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेवेन्यू रिसीट। तो इनमें से बोल रहे हैं कि आपकी कौन सी रेवेन्यू रिसीट नहीं है। एंट्रेंस फीस रेवेन्यू रिसीट है, सब्सक्रिप्शंस हमारे रेगुलर इंटरवल्स में मिलते हैं, ये भी रेवेन्यू रिसीट है। गवर्नमेंट ग्रांट्स, तो इन्होंने ये नहीं बताया है कि कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला है,
तो ये भी रेवेन्यू रिसीट है। तो आपका ए डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, तो जो डोनेशन आपको टूर्नामेंट के लिए स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला है वो होता है कैपिटल रिसीट, ठीक है। बाकी सारे आपके क्या हो गए, रेवेन्यू रिसीट। तो इन्होंने क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेवेन्यू रिसीट। तो ए जो है डोनेशन फॉर टूर्नामेंट वो रेवेन्यू रिसीट नहीं है, वो कैपिटल रिसीट है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल रिसीट। इनमें से कौन सा कैपिटल रिसीट है। सब्सक्रिप्शन, ये तो रेवेन्यू रिसीट है। सेल ऑफ यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, ये भी रेवेन्यू रिसीट है। एंडाउमेंट फंड, एंट्रेंस फीस, ठीक है। तो एंट्रेंस फीस भी रेवेन्यू रिसीट है। तो आपका जो एंडाउमेंट फंड, एक पर्टिकुलर फंड के लिए आपको जो पैसा मिल रहा है वो आपका कैपिटल रिसीट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 20th का आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज अनरिस्ट्रिक्टेड फंड, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऐसा फंड है जो अनरिस्ट्रिक्टेड है, जिस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं है, कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ठीक है। एन्युटी फंड, तो ये एन्युटी के लिए रिस्ट्रिक्टेड है। स्पोर्ट्स फंड, ये स्पोर्ट्स के लिए रिस्ट्रिक्टेड है। कैपिटल फंड, तो बच्चों ये सी जो है ये हमारे क्या होता है, ये जनरल गुल्लक होती है, ठीक है। ये किसी भी पर्पस के लिए रिस्ट्रिक्ट नहीं होता, इसको हम बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, जनरल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आपका सी आंसर हो जाएगा, कैपिटल फंड आपका अनरिस्ट्रिक्टेड फंड है, ठीक है। बाकी सारे जो हैं वो अपने स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिस्ट्रिक्टेड हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द करेंट ईयर इज, तो सब्सक्रिप्शन अगर हमें इस साल के दौरान मिला है एडवांस में अगले साल के लिए, तो अभी वो ड्यू तो हुआ नहीं है, तो हमारे सर पे वो क्या बन के बैठा है, बोझ। और बोझ को हम कहाँ दिखाते हैं, बोझ को हम लाइबिलिटी मानते हैं, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस को हमेशा हम क्या मानते हैं बच्चों, लाइबिलिटी, ठीक है। चलो तो आपका आंसर हो जाएगा सी। लास्ट MCQ है हमारा, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो उन्होंने आपको ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। क्या दिया हुआ है कि मैच फंड का ओपनिंग बैलेंस था 5 लाख, ठीक है। तो ये आपका कहीं ना कहीं आपका बैलेंस शीट में आपको पता है लाइबिलिटी साइड में इसका एक गुल्लक दिख जाएगा मैच फंड के नाम से, उसका ओपनिंग बैलेंस है 5 लाख, ठीक है। प्लस करेंगे हम सेल ऑफ मैच टिकट्स 3,75,000, ठीक है, हमें मैच टिकट से जो पैसा मिला, प्लस करेंगे जो भी डोनेशन मिला मैच फंड के लिए कितना 1,24,000 का, और जो मैच करवाने के लिए एक्सपेंसेस हुए वो भी हम उस गुल्लक में से माइनस करेंगे, ठीक है। तो गुल्लक से रिलेटेड जो भी इनकम होगी वो उसी में डालेंगे गुल्लक में, और जो खर्चे होंगे वो उससे माइनस करेंगे। तो अब देखो आपका क्या आंसर आ रहा है, 5 लाख प्लस 3,75,000 प्लस 1,24,000। तो ये बच्चों आपका टोटल इनकम जो है, टोटल आपकी गुल्लक में पैसे कितने हैं, 9,99,000। लेकिन आपके खर्चा कितने का हुआ है, 10 लाख का हुआ है। मतलब आपका 1,000 रुपीज़ जो है वो एक्सेस, ये माइनस में है, ठीक है। दिस इज एक्सेस एक्सपेंस, एक्सेस एक्सपेंडिचर हुआ है। तो गुल्लक में पैसे आपके थे कितने, 9,99,000, 9,99,000, बट खर्चा आपका 10 लाख का हो गया। अब वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ अबव आइटम्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है, इसको किस तरह से प्रेजेंट किया जाएगा। तो चलो देख लेते हैं बच्चों। पहला, नेगेटिव बैलेंस ऑफ मैच फंड 1,000 विल बी शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट एज एट 31st। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। हमें बहुत क्लियरली बच्चों पता है क्या कि हम कैसे दिखाएंगे बैलेंस शीट में, ये हमारा मैच फंड होगा, ठीक है। तो मैच फंड में टोटल आपका 9,99,000 का इनकम था, उसमें से एक्सपेंस मान के ये मैच फंड की गुल्लक तो आपकी नील हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होगा उसमें जो एक्सेस 1,000 रुपीज़ का खर्चा हो रहा है वो हम यहाँ पर एज मैच एक्सपेंस दिखा देंगे, ठीक है। ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। तो गुल्लक फोड़ के जितना अमाउंट था वो तो पूरा एडजस्ट करके गुल्लक हमारी जीरो हो जाएगी, नील हो जाएगी। एक्सेस अमाउंट हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखा देंगे। तो ये सही तरीका है प्रेजेंटेशन का। तो ए तो बिल्कुल गलत है। बी,
ओपनिंग बैलेंस ऑफ मैच फंड 5 लाख विल बी शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2018। तो इसका ओपनिंग बैलेंस बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा, ठीक है, ये तो सही बोल रहा है, देखते हैं, बट आधा सही है। फिर देखते हैं, नेगेटिव बैलेंस ऑफ मैच फंड 1000 विल बी शोन ऑन द एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो ये भी सही बोला है, ठीक है, लेकिन ये भी आधा सही है। बोथ बी एंड सी, यस, तो आपका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, डी, बोथ बी एंड सी। तो बी भी है, आपको यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दिखाना है, इसको मैच फंड को यहाँ अलग से बैलेंस शीट में दिखाना है, और जो भी नेगेटिव बैलेंस आ रहा है उसको हम, जो भी एक्सेस आ रहा है हमारा एक्सपेंडिचर जो है उसको हम दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। तो ये दोनों मिला के आपका सही जवाब होगा, इसीलिए बी और सी स्टेटमेंट्स दोनों सही हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, बोथ बी एंड सी। क्लियर हुआ, ठीक है। एक बार इसको रिव्यू करो, एमसीक्यूज देख लो एक बार, अभी भी कोई डाउट बचा है क्या? चलिए, तो यहां पर बच्चों हमारे सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एनपीओ चैप्टर के कवर होते हैं, ठीक। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक। एमसीक्यूज बहुत इजी थे, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपको समझ में आया होगा कि आपकी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं जो भी अनसॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, क्लास में एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए गुड।